अदर देन कैश है तो क्या करें, इन एसेट्स की वैल्यूएशन चेक करें, और अगर कैश है तो कैश आ रहा होगा। ठीक है, फिर जब भी कोई शेयर कैपिटल में मूवमेंट आती है तो आप एससीसीपी को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे पिछले केस में अभी जब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पढ़ के आए हैं तो मैं बताता चार्ज पीरियड होता है, चार्ज बनता है एससीसीपी में, चार्ज में मॉडिफिकेशन आती है, एससीसीपी में डिस्कस करते हैं, हम रजिस्टर करवाते हैं, चार्ज कैंसिल कराते हैं, तब भी एससीसीपी में बताते हैं। तो यहाँ पे भी शेयर कैपिटल में इंक्रीज करना तो आपने एससीसीपी को इन्फॉर्म करना। ठीक है, समझ गए, कोई मसला आता है। अच्छा, डिलीशन हुई है वो भी ऐसी हो रही, अप्रूवल होंगी, सब कुछ होगा। ठीक है, एक इन्होंने आपने बात की थी शेयर रजिस्टर से चेक कर रहे हैं कि टोटल शेयर कितने हैं और रजिस्टर ऑफ शेयर्स में कितने आ रहे हैं। ठीक है, कोई मूवमेंट है, कोई चीज़ गलत है तो पता लग जाएगा आपको। अब पढ़ लेंगे यहाँ से। Where local law requires that company should have an authorized share capital, the auditor should check that the total authorized capital in the draft financial statement is consistent with the company's constitution. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कंपनी का? मेमोरेंडम होता है। ठीक है, तो उसमें आ रहा होगा, देखो उसमें आ रहा होगा। अच्छा, अगर आपने इंक्रीज कर दिया हो, कंपनी बनाई 1975 में, शेयर कैपिटल रखा आपने 2 लाख रुपया, ठीक है, बाद में आपने 5 दफ़ा शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दिया, 5 दफ़ा, ठीक है, 2 लाख से शुरू किया, फिर बाद में उसमें 20 लाख कर दिया, करते करते आज 6 करोड़ रुपये है। आज कितना है? 2024 में 6 करोड़ रुपये है। तो क्या अभी 6 करोड़ चेक करने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे? वहाँ पे तो 2 लाख रुपये आ रहा है, तो लेटेस्ट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि कौन से लेटेस्ट कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है। वो कहाँ से मिलेगा? फॉर्म ए से। ठीक है, कंपनी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना, फॉर्म ए से मिलेगा। जब भी हम एससीसीपी को कुछ ना कुछ फॉर्म बताते हैं ना, एससीसीपी को कुछ ना कुछ जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं सर्टन फॉर्म्स के थ्रू देते हैं। सर्टन, जैसे चार्ज क्रिएट करना है उसका अलग फॉर्म है, चार्ज में सेटिस्फेक्शन का अलग फॉर्म है, चार्ज में मॉडिफिकेशन का अलग फॉर्म है, डायरेक्टर्स ऑफिसर चेंज हो गए उसका अलग फॉर्म है। ऐसे शेयर कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज का अलग फॉर्म है, वो फॉर्म बताएंगे, वो फॉर्म चेक करेंगे हम। याद रहेगा? आगे हैं। The auditor should check the nominal value of shares issued during the year by reading the supporting documents and should ensure terms of issue were properly complied with. ठीक है जी, फिर क्या करेंगे? देखें जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर के यार, वो नॉमिनल वैल्यू क्या होती है कि इतने शेयर्स ऑफ ₹10 ईच या ₹100 ईच, तो इतना ये टैली है, ये टैली है आपस में। ठीक है, अमाउंट तो बैलेंस शीट में ये आ रही है ना कैपिटल की, लेकिन कितने शेयर्स, कितने का एक शेयर। ठीक है, आगे हैं। If new shares were issued during the year, check that cash received from them has been. इसने क्या नए शेयर इशू किया तो देखें कैश रिसीव कर लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे 2 गलतियाँ की इसने। पहली बात तो कैश रिसीव नहीं करते, क्या करते हैं? बैंक में रिसीव होता है, क्योंकि अगर कैश रिसीव कर लें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि वो आपकी इनकम बना देता है। ठीक है, सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 वो आपकी इनकम बना देता है उसको। तो शेयर कभी भी कैश में रिसीव नहीं होता, कहाँ होता है? बैंक में, पहली बात। और दूसरा, आपने ये चेक कर लिया कि इससे पहले क्यों एडिशन की लोन की, रेजोल्यूशन पास हुई होगी, बोर्ड्स के मीटिंग के मिनट्स होंगे, वो भी तो चेक करना। तो ये अच्छा नहीं लिखा इसने, हमने ज़्यादा बेहतर पढ़ लिया इसे। कर लेंगे जी। अब आपको पता है एडिशन डिलीशन के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन जरूरी है, देखें बोर्ड रेजोल्यूशन मिनट्स लें उसके। ठीक है, आगे हैं। Check that the amount reported as issued share capital agrees with the amount recorded in the register of members. अभी हमने रजिस्टर की बात भी की थी, ये रजिस्टर ऑफ मेंबर कह रहा है, मैं रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स कह रहा था। ठीक है, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर क्या होता है? उसमें नंबर लिखे होते हैं कि एक सीरियल नंबर होते हैं। ठीक है, कि शेयर नंबर 1 से लेके 10 तक मिस्टर ए के पास है, 11 से लेके 100 तक मिस्टर बी के पास है पूरे। तो देखिए जो टोटल यहाँ अल्टीमेटली कितने बन रहे हैं, इतने 2,40,000 शेयर बन रहे हैं। तो ये टैली है, सारे अकाउंट में इतने आ रहे हैं। ठीक है, और भी डिटेल होती है, मैंने सिर्फ काम की डिटेल बताई आपको। कर लेंगे जी। शेयर कैपिटल ओपनिंग की रिकॉन्सिलेशन लेंगे, ये स्केड्यूल ले लिया आपने, अरिथमेटिक वैल्यू चेक कर ली, ओपनिंग क्लोजिंग चेक कर लिया, रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लिया। उसके बाद स्पेसिफिक पे आ जाए, एडिशन का क्या करना है, डिलीशन का क्या करना है, और ये टोटल शेयर है या फिर शेयर रजिस्टर टैली है, खत्म।
कोई मसला? आगे आ जाइए। रिजर्व्स, रिजर्व्स दो तरह के पढ़े हमने। रिजर्व्स दो तरह के पढ़े हैं, रेवेन्यू रिजर्व और, अच्छा इसमें चीज़ याद रखनी है, रिजर्व में मूवमेंट कहाँ से आ होती है? ओपनिंग रिजर्व होगा इसमें। अच्छा ये तो हो गया ना इसका कैपिटल का। रिजर्व्स का ऑर्डर एविडेंस कैसे लेंगे? वही जनरल प्रोसीजर, बैलेंस शीट के आइटम है 5 जनरल प्रोसीजर आगे, ओपनिंग क्लोजिंग, अरिथमेटिक एफिशिएंसी, रिप्रेजेंटेशन और क्या रह गया, ऑब्टेनिंग स्केड्यूल। ठीक, ये 5 हो गए पूरे। इसमें क्या होगा, ओपनिंग रिजर्व के बाद उसमें एडिशन आ रही होगी। एडिशन कहाँ से आ रही होगी? प्रॉफिट एंड लॉस से। देखिए प्रॉफिट लॉस का नेट टैली होगी, यहाँ टैली हो रहा है, समझ गए? लॉजिकल बात है ना। अच्छा डिलीशन कहाँ से आ रही होगी? डिविडेंड से। डिविडेंड्स, अच्छा डिविडेंड में क्या होता है? देखिए प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट लॉस चेक कर लिया आपने एडिशन। डिलीशन के लिए डिविडेंड्स ऐसे ही है ना। अच्छा डिविडेंड्स कैसे, ऐसे बस मुंह उठाया डिविडेंड दे रही है, सुबह सुबह नाश्ता करते हैं वो चीफ सेक्रेटरी की बेगम ने कहा आप डिविडेंड देते हैं, चलो मैं दे देता हूँ, ऐसे होगा? डिस्कशन हुई होगी, अप्रूवल हुई होगी, फाइनेंसिंग चेक की होगी, डिविडेंड देने के लिए फाइनेंस है हमारे पास। अच्छा फिर डिविडेंड देते हुए देखें जिसका बनता था उतना ही डिविडेंड गया उसको, उसके बैंक अकाउंट में गया। अब तो कैश डिविडेंड पड़ते नहीं, अब तो बैंक में जाता है ना, ट्रांसफर होता है। तो देखिए उसी बैंक, उसी मेंबर के बैंक में गया। ये मिस्टर ए के पास 10 शेयर था, इसका टोटल डिविडेंड में इतना शेयर बनता है, इसी को गया, इसी अकाउंट नंबर है। अच्छा फिर डिविडेंड देते क्या करना है आपने? पढ़ा हुआ टैक्स में आपने, डिविडेंड देते हुए हाँ क्या टैक्स विदहेल्ड करना है टैक्स आपने। तो देखें टैक्स विदहेल्ड हुआ है, कितने % रेट है डिविडेंड पे? जनरली 15% है, कुछ जगह पे 7.5% भी है। जो खास तौर पे आपके है ना पावर प्रोजेक्ट्स, उस पर उस पावर जनरेशन को प्रमोट करने के लिए इसमें 7.5% है, बाकी कितना है 15%। देखें टैक्स काटा हुआ, याद रहेगा। देखिए अब आपने ये चीज़ पढ़ी नहीं टैक्स में, ये आपको आनी चाहिए, ये आपने पेपर में लिख के आनी है, इसका नंबर कटेगा। क्योंकि हो नहीं सकता कि एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, डिविडेंड चेक कर रहा है, तो डिविडेंड की डिडक्शन चेक ना करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का 100 रुपये डिविडेंड बनता है, तो उसके अकाउंट में 100 रुपये जाएगा नहीं, पहले 15 रुपये क्या कटेगा और क्या कटेगा? और क्या कटेगा? ज़कात, क्या देखें ज़कात कटेगी इसकी। ठीक है, तो डिविडेंड जो अनाउंस हुआ है उसमें से पहले टैक्स कटेगा, फिर उसमें से ज़कात कटेगी, रिमेनिंग जो भी बनता है, फॉर एग्जांपल 72 बनता है, ये 72 मिस्टर ए के अकाउंट में जा रहा होगा, फिर मिस्टर बी की, मिस्टर सी, सैंपल बेसिस पे देखें डिडक्शन सीख हुई है। और क्या करना है? ज़कात काट के खुद खा जानी है, ज़कात म्यूचुअल फंड में जमा करानी है। आपने पढ़ा हुआ है रिपोर्टिंग में, ज़कात हैज़ बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिट इन सेंट्रल ज़कात ट्रेजरी फंड। इनकम टैक्स खुद खा जाना है, इनकम टैक्स भी एफआईआर में जमा करवाने हैं। आप देखना एफआईआर टैक्स जमा हो गया, ये समझ गए, याद रहेगा। अच्छा एक और चीज़ रिजर्व में, ये सारी बातें हमने पढ़ी नहीं है, मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे आपने बताया, इन्होंने बताया, आपने बताया शायद कि जी प्रॉफिट मूवमेंट कहाँ से आती है, ये भी आपने बताया मुझे। सिर्फ मैंने इसको वो क्या कहते हैं फाइन ट्यून किया आप लोगों को बस कि यार इसको जब प्रॉफिट लॉस से चेक करना है तो देख लें प्रॉफिट लॉस से आ रहा है, टैली है, जब ज़कात पे हो रही है तो सॉरी डिविडेंड पे हो रहा है तो देखें पेमेंट करते हुए उसी बंदे को पे हो रहा है, उसकी अप्रूवल चेक कर लें और डिडक्शन चेक कर लें। 2 तरह की डिडक्शन थी, अब आपको पता लग गया ज़कात में सॉरी डिविडेंड में 2 तरह की डिडक्शन आएंगी, ज़कात की और टैक्स की, और बाकी उसके अकाउंट में जाना चाहिए मेंबर के, याद रहेगा। अच्छा एक चीज़ और है और आपका ये पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। कई दफ़ा कुछ कंपलसरी फंड्स बन रहे होते हैं, कंपलसरी, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनीज ऑर्डर में एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद ये मेरी बात करेक्ट ना, और इसे समझाने के लिए आपको मेरे ज़हन में इस ये एग्जांपल आ रही है। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस कहता है कि जनाब जो भी प्रॉफिट आएगा सारे के सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सारे के सारा अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट में नहीं जाएगा, कुछ इस प्रॉफिट का 5% आपने एक जनरल रिजर्व में डाल देना। कहाँ डाल देना? तो देखें वो 5% जनरल रिजर्व में चला गया, उनकी कैलकुलेशन ठीक है,
एज पर लॉ है, या कोई और लॉ मुदारबा एक्ट कुछ और कहता है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्ट कुछ और कहता है, तो जो भी वो लॉ कहते हैं उसके मुताबिक देखेंगे ठीक ऐसे हो रहा है। इंश्योरेंस में कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो अब सर्टन अमाउंट आपने एज ए रिजर्व रखनी है। ठीक है जी, पढ़ लें इसका जल्दी से। ऑब्टेन एनालिसिस की बात छोड़ दें, सेकंड में कहते हैं अरिथमेटिक एक्यूरेसी की बात छोड़ दें, तीसरे जो मैं बात कर रहा हूँ इंश्योर दैट स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिजर्व्स हैव बीन कंप्लाइड विद। ये समझ आ गई बात, ये लिखी है इसने, कर लेंगे जी। चौथे में डिविडेंड की बात करता है, ठीक है, बस इसने डिविडेंड की बात की, आगे चला गया। और नीचे कहता है डिविडेंड की ऑथराइजेशन थी। बट और सर देखो तुम कितने अमाउंट डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या डिडक्शन है वो तो बताओ। वो किसने चेक करनी है? कोई और ऑडिटर चेक करेगा आगे? कोई इंडिया से ऑडिटर आएगा, या बांग्लादेश से आएगा ऑडिटर, या अमेरिका से है, कहाँ से आएगा? किससे चेक करना है? आपने चेक करना है, ठीक है, समझ रहे? तो हम साथ साथ बुक को भी चैलेंज करते आ रहे हैं। चेक द डिविडेंड कैलकुलेशन फॉर टोटल डिविडेंड्स पेड कि कंसिस्टेंट है। ये मैंने बात की ना कि कितने शेयर हैं उसमें कितना शेयर बनता है डिविडेंड में, ठीक है। आखिरी बात पढ़िएगा जरा। Check the dividend calculation and check that the total dividends paid are consistent with the amount of issued share capital at the relevant date। क्यों जी? थोड़ा सा मैंने स्पीड से पढ़ाया, लेकिन आई बिलीव कि आप लोग समझ आ गया। आगे चलें। आगे ना ये 4.4 कॉर्पोरेट लॉ का क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट लॉ पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपनीज एक्ट कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करने का कहता है। एक हमारा फेमस सा पेज है 232 ऑडिट रिपोर्ट वाला, उसमें है जरा। आए हुए ना पहले में इस पे 232 पेज पे आगे जी। क्यों जी? इसमें ये लिखा हुआ है सेक्शन रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसमें पॉइंट यही है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट है, यानी हम क्या कर रहे हैं, ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा है बेस्ड ऑन द ऑडिट, बेस्ड ऑन आवर ऑडिट वी फर्दर रिपोर्ट, यानी ऑडिटर ने रिपोर्ट देनी है किस बारे में, डैट इन आवर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2017। इन 2017 जो कंपनी एक्ट कहता है जो बुक्स मेंटेन करो वो कंपनी ने मेंटेन की हैं। कौन सी बुक्स कहता है? तो आपने चेक करना है कि कंपनी ने बुक मेंटेन की है, रिपोर्ट देनी है आपने इस पर, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है। तो ये वाली बुक्स मेंटेन करनी है जो 4.4 पे लिखी है। समझ गए? वापस आ जाए 232 पेज पे। आगे जी, आगे इसमें पॉइंट डी क्या है, ज़कात डिडक्टेबल अंडर ज़कात एंड इनिशियल ऑर्डिनेंस हैज बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिट इन द सेंट्रल ज़कात फंड, और डिपॉजिट भी करवा दी। समझ आ गया? अब देखिए कितना इंटरकनेक्शन है चीज़ों का। आपको कोई चीज़ भी फजूल नहीं पढ़ाई जा रही, हर चीज़ को मैं आपकी रिपोर्ट से जाके लिंक कर रहा हूँ कि देखिए रिपोर्ट में ये, रिपोर्ट में ये, ठीक है। 4.4 में कहता है कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है, रजिस्टर ऑफ मिनट्स ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग। पॉइंट 1 में कहता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है ना, या बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उनके रजिस्टर मेंटेन होते हैं, कर लेंगे जी। फिर फिक्स एसेट का रजिस्टर होता है, फिर रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स। अभी ये शेयर होल्डर रजिस्टर पढ़ के आए हैं, ऊपर हम 4.2 में पढ़ के आए ना शेयर होल्डर्स का। अभी शेयर कितने शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाए ऐसे फिक्स एसेट रजिस्टर भी हमने पढ़ा हुआ है किसी जगह पे। फिर आ जाए रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं और उनके इंटरेस्ट के हैं। रजिस्टर ऑन चार्जेस ऑफ कंपनीज एसेट, अभी आप पढ़ के हैं मॉर्गेजिंग या चार्जेस, चार्ज क्रिएट होता है तो आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है किस किस प्रॉपर्टी पे कितना कितना चार्ज क्रिएट हुआ है, ठीक है। फिर एक वो कहता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना उनके रेम्यूनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, ठीक है। डायरेक्टर्स सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पैकेज।
ठीक है। और आखिरी लाइन में कहते हैं कि ये चीज़ें सारी की सारी अप टू डेट होनी चाहिए। कर लेंगे जी। अच्छा आगे आ जाएं प्रॉफिट लॉस पे। प्रॉफिट लॉस उसने देखें, अगर आप इसको 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 2 पेजेस पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म कर दिए। क्या ये इतना इनसिग्निफिकेंट था? क्यों जी? नहीं, ये सिग्निफिकेंट था। उसने इसको इतनी जल्दी से इसलिए कर दिया कि कहते बहुत से परचेज हम परफॉर्म कर चुके हैं, इस पर सेल्स हम चेक कर चुके हैं, परचेज चेक कर चुके हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट पेबल चेक कर चुके हैं, सैलरी एंड वेजेस हम 4 साल चेक कर चुके हैं। तो यहाँ बस उसको लेके चलता है। और देखिए लेके कैसे चल रहा है, कितना सिंपल है। सेल्स में क्या किया उसने, आगे एजर्शंस लिख दी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे उसको एक परचेज लिख दिया। सारा आपने पढ़ा हुआ, सारा कुछ पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। फिर आगे परचेज एजर्शन लिख दी, आगे उसने एक परचेज लिख दी। जैसे मिसाल के तौर पर परचेज में से क्या लिखा है, अकरेंस की परचेज हुई है, तो क्या करेंगे आप, ठीक है, परचेज हुई है कि नहीं हुई, हम क्या करेंगे, कहते कुछ सैंपल लें परचेज के लेजर से और क्या करें, ठीक है, और क्या कहते हैं उसका ऑडिट ट्रेल करें। कुछ परचेज सिलेक्ट कर लिए, देखें गौर से मेरी बात सुनिए, क्या करेंगे, परचेज के कुछ आइटम सेलेक्ट कर लिए, 10 आइटम सेलेक्ट कर लिए फॉर एग्जाम्पल, उनसे क्या हम इसका परचेज का सारा ऑडिट ट्रेल करवा दें। हमें दिखाएं भी रिक्वेजिशन बनी थी, अप्रूवल हुई थी, एचओडी ने अप्रूव किया था, कोटेशन आई थी, कोटेशन स्क्रूटनी हुई थी, ऑर्डर प्लेस हुआ था, गुड्स आई थी, इनवर्ड बना, इनवाइस आई, इंस्पेक्शन हुआ, स्टोर रिसीट, पूरा ट्रेल चेक करें, पता लगे हाँ ट्रांजेक्शन हुई थी, ट्रांजेक्शन अकर की थी। अच्छा अगर आप उससे मांगे कुछ भी ना दें आपको, इसका मतलब है कि ये ट्रांजेक्शन नहीं फेक एंट्री की है, ठीक है। फिर कंप्लीटनेस, हर एक के आपने एविडेंस पढ़े होंगे, कंप्लीटनेस चेक करेंगे आप कि लेजर में से पूरी एंट्रीज आ रही हैं। क्या करेंगे जी, हम इन्वर्ट सेलेक्ट पकड़ लेंगे, इन्वर्ट देखेंगे हर इन्वर्ट के अगेंस्ट इनवाइस बनी है, इनवाइस उसमें आ रही, हो सकता है कि हमें ऐसा इन्वर्ट मिल जाए गुड्स आई हैं लेकिन परचेज की एंट्री नहीं हुई। कंप्लीटनेस मीन्स क्या है कि सोर्स डॉक्यूमेंट से कहाँ आ रहे हैं, ऐसी एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे पता लगेगी, कोई परचेज किया है, नियाग्रा मिल रहा है, नियाग्रा मिल ने गाड़ी परचेज किया है, तो कहाँ रखेगी, प्रॉपर्टी प्लांट में, फॉलो करेंगे। अगर सामने होंडा अस्कर एंड सन्स गाड़ी परचेज करेगी तो इन्वेंट्री में। तो देखिए ये परचेज कहाँ आनी चाहिए, ऊपर मैं सेल्स में नहीं पढ़ा रहा आपको, पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। आगे पे रोल, सारी बातें पढ़ी हैं। क्या कहता है जी पे रोल में, मैं रिपीट कर देता हूँ सारी बात को ताकि आप लोगों की रिव्यू मिल जाए। अब क्या करेंगे, सैलरी शीट लेंगे, सैंपल बेसिस पे कोई 20-25 एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया आपने, और क्या करेंगे, उनकी पर्सनल फाइल्स मंगवा लेंगे, देखेंगे वाकई एम्प्लॉय हैं, फैंटॉम घोस्ट एम्प्लॉयज तो नहीं है, इनकी अटेंडेंस लगी हुई है, इन्हें काम की यानी बगैर काम की सैलरी मिली जा रही है, इनका पर आवर या पर मंथ वेज रेट क्या है, सैलरी क्या है, देखिए लेटेस्ट इंक्रीमेंट लेटर में वही आ रही है। फिर कितने नंबर ऑफ आवर्स काम, डेज काम किया है, वो आपका अटेंडेंस रजिस्टर से टाइम डिपार्टमेंट से लेने। फिर देखिए मल्टीप्लिकेशन करें, रिकैलकुलेशन, टोटल सैलरी इतनी बनती है, इस सैलरी में से कितनी टैक्स कटना है, कितनी अदर डिडक्शंस कटनी है, पढ़ेंगे डिडक्शन, कंपल्सरी डिडक्शन, वॉलंटरी डिडक्शन पढ़ेंगे आपने। वो करने के बाद नेट इतनी पेबल बनती है, ये इसी के अकाउंट में जा रही है। फिर पर्सनल फाइल में क्या होगा, उसका CNEC देख लें, उसका एम्प्लॉयमेंट नंबर देख लें, उसका बैंक अकाउंट नंबर देख लें, उसकी अटेंडेंस देख लें। अटेंडेंस तो नहीं लगी, वहाँ पर लीव्स लगी होंगी, 3 लीव्स की हैं तो देखें साइज इनकी पेमेंट आ रही है फॉर एग्जाम्पल। आखिरी इंक्रीमेंट लेटर लगा हुआ वहाँ पे, सारा उन्हें पढ़ा हुआ है। अच्छा 5.5 और 5.6 पे आ जाएं, इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। किस तरह, उसे 2 लाइनों में लिखा है, इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट, क्या करेंगे आप बताएं, इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट रिसीव किया जो, देखिए कॉन्ट्रैक्ट देखें, कॉन्ट्रैक्ट में यही मार्कअप था, रिकैलकुलेशन करेंगे, इतनी बनती है अमाउंट। फिर अगर आपने कंफर्मेशन लेटर भिजवाया हुआ है तो वहाँ से वेरीफाई हो रही है, हमने इतना मार्कअप दिया, बैंक का मैंने इसको इतना मार्कअप दिया या इतना लिया। फिर कितना ले लिया है, कितना रिसीवेबल या पेएबल है, ठीक है। फिर एग्रीमेंट चेक करना, यही परसेंटेज बनती है, ठीक है। हमने 5-7 चीज़ें डिस्कस कर ली, इसमें से 2 चीज़ें डिस्कस की हैं, बैंक स्टेटमेंट ले लें और प्रूफ ऑफ पेमेंट ले लें। फिर आगे बाकी एक्सपेंसिव पे आ जाए, वो सारी बात वही एजर्शंस, ठीक है। इस बुक ने जान नहीं छुड़वाई आपसे
ठीक है ना, मैं छुड़वा रहा हूँ, सिर्फ उसको स्पीडली क्यों लेके चला है बुक वाला कि हमें सारी चीजें पहले डिटेल में पढ़ी हुई। चलेंगे आगे आगे पेज 173 पे रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस। IAS 24 पढ़ा हुआ अकाउंटिंग में आपने? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं पढ़ा हुआ? चलिए बुक्स बंद कर दें, मैं सिर्फ रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, रिलेटेड पार्टी सर जी सर, ये भी आपने टैक्स में आपने कहा था कंपल्सरी डिडक्शन वाला कहा था, तो इसमें वॉलंटरी डिडक्शंस आ सकती हैं कोई? आती हैं, बिल्कुल आती हैं। देखें एम्प्लॉई है, उसने आपसे लोन लिया हुआ है। डिविडेंड में मैं पूछ रहा था, डिविडेंड पेमेंट यार देखें डिविडेंड में तो दो तरह की डिडक्शन है ना, वही मैं आपसे पूछ रहा था। देखिए दो तरह की डिडक्शन है, एक है टैक्स। टैक्स आप उससे पूछेंगे भी हम आपका टैक्स काटें? नहीं पूछेंगे। अगर आप उसका टैक्स नहीं काटेंगे FBR आपसे रिसीव करेगा, तो आप उससे पूछेंगे नहीं। जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं उससे पूछते हैं भी आपका टैक्स काट लें, अब टैक्स काटते हैं तो वो तो कंपल्सरी डिडक्शन होगी। और दूसरी क्या है? ज़कात। तो ज़कात का दूसरी ऑर्डिनेंस है, लीगल डिडक्शन है, लीगल भी है शरई भी है। ठीक है, तो आप उसे पूछेंगे नहीं, आप उसे ज़कात काट देंगे अनटिल अनलेस कि स्पेशल एक फॉर्म होता है, फॉर्म वो आपको वो सबमिट करे बंदा मेंबर कि ना मेरा मसलक ऐसा है कि इस मेरे मसले के मुताबिक आप मेरी ज़कात ना कटे, मैं किसी और तरह से खुद दे दूँगा। वो एक डिक्लेरेशन दे अपने उस मसले का, फिर आप उसको बैंक भी एक्सेप्ट करता है। बैंक भी एक्सेप्ट करता है। बैंक क्या करता है, जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं वो आपसे पूछता है आपके मसले के बारे में कि अगर आपको सर्टेन मसले के में आपकी ज़कात काटें या ना काटें। अगर आप कहते हैं मेरी ज़कात नहीं काटनी, वो आपसे एक फॉर्म, मुझे मेरे फॉर्म का नाम अब ज़हन से निकल गया, वो फॉर्म आपसे फिल करवाता है, फिर आपके ज़कात नहीं कटती। अगर वो नाम आपने फिल किया हो तो यकम रमज़ान को जितना बैलेंस आ रहा है सर्टेन अमाउंट से ऊपर, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 5 लाख था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या अमाउंट थी, 5 लाख से ऊपर का आपका बैलेंस पड़ा है, वो उस पर 2.5% ज़कात काट के सेंट्रल ज़कात ट्री रिफंड में जमा करवा देता है। ठीक है, याद रहेगा जी, पक्की बात है। अच्छा, अब अगला चैप्टर है हमारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हम उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते जब तक हमने अकाउंटिंग में IAS 24 ना पढ़ा हो। IAS 24 का नाम ही है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, उसका नाम भी यही है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अच्छा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अलग से कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, अलग से कोई अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अलग से कोई नई अकाउंटिंग एंट्रीज की नहीं है। सिंपली क्या होता है, जो आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस आपने या नॉर्मल कोर्स में जो भी आपने ट्रांजैक्शंस की हुई है डिफरेंट एंटिटीज के साथ, सेल की होगी, परचेज की होगी, लोन दिया होगा, लोन लिए होंगे, रिसीवेबल्स होंगे, पेएबल्स होंगे, यही होगा ना ट्रांजैक्शंस, ऐसी है ना। इन ट्रांजैक्शन में से ये आप रूटीन में करते रहेंगे। स्टैंडर्ड ये कहता है IAS 24 कि भाईजान ये बाजीजान जो आपका ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी के साथ है ना, जो आपके ट्रांजैक्शंस उसको अलग से डिस्क्लोज कर दो। ठीक है, आपने प्रॉफिट लॉस में कहा हुआ कि मेरी फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस में कहा मेरी सेल, ये मेरी सेल है, आपने प्रॉफिट लॉस बना दिया। ठीक है, IAS 24 कहता है कि अलग से एक रिलेटेड पार्टी की हेडिंग दे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसमें बताएं कि सेल्स इंक्लूड रुपीज इतने फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। ठीक है, यहां आपने परचेज में तो होगी परचेज, क्लियर है। तो यहां बता दें परचेज में कि परचेज में हमने एक रिलेटेड पार्टी उससे इतनी परचेज की। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट आ रही है, ये क्रेडिटर्स आ रहे हैं, क्रेडिटर्स ऐसी है रूटीन में क्रेडिटर्स जैसे आप बनाते हैं। आप बता दें यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 कि क्रेडिटर्स इंक्लूड रुपीज इतने पेएबल टू रिलेटेड पार्टी। ये डेटर्स आ रहे हैं, डेटर्स में बता दें कि इतने डेटर्स किसके हैं, रिलेटेड पार्टी से रिसीवेबल। समझ गए।
तो IAS 24 अलग से कोई अकाउंटिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जो आपने रूटीन में अकाउंटिंग की हुई है, जो रूटीन में उसमें से रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन कितनी है उसको अलग से डिस्क्लोज करता है। ठीक है, तो IAS 24 आपसे 4 बातें कहता है, 4 बातें कि आपने डिस्क्लोज करनी है। नंबर 1, ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, ट्रांजैक्शन विद IAS 24 पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन विद डिस्क्लोज करें। फिर अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द साल के एंड पे कितना रिसीवेबल कितना पेएबल है रिलेटेड पार्टी से, वो भी बता दें। समझ गए? अच्छा, अगर मैं इसको आसान करूं, आसान, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन प्रॉफिट लॉस में आ रही होंगी ना, और बैलेंस शीट में कितना रिसीवेबल आ रहा है बता दो। आसान हो गया, याद रखना भी। ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज और आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस विद रिलेटेड पार्टीज कर लेंगे। तीसरा आपने बताना है नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, नेचर ऑफ, ये जो पार्टी है रिलेटेड पार्टी, क्यों रिलेटेड पार्टी है, क्या रिलेशनशिप है इसके साथ आपका, कैसे रिलेटेड पार्टी बन गई। कर लेंगे क्यों बात है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, IAS 24 अलग से कोई मैकेनिज्म नहीं है अकाउंटिंग का। जस्ट जो आपने रूटीन में पूरा साल अकाउंटिंग की है, IAS 24 कहते हैं इसमें जो रिलेटेड पार्टीज है ना आपकी, उनके ट्रांजैक्शन को अलग करके बता दें, जरा ट्रांजैक्शन को अलग करके बता दें, और जो बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल आ रहे हैं वो अलग करके बता दें, और क्यों रिलेटेड पार्टी है, क्या रिलेशनशिप है आपके साथ, वो बता दें। और चौथा है कहता है इन केस ऑफ सब्सिडरी रिलेशनशिप, अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं भी है, अगर कोई आपकी सब्सिडरी है और उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया आपने, फिर भी रिलेशनशिप बताएं, फिर भी क्या बताएं, क्योंकि बीइंग होल्डिंग सब्सिडरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, होल्डिंग, और कई दफ़ा आप इस रिलेशनशिप का बेनिफिट ले लेते हैं। बेशक कोई ट्रांजैक्शन आपस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी है, आपस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, लेकिन फिर भी आप बेनिफिट्स ले लेते हैं। फिर भी आप देखें, मैं और आप एक कंपनी बनाएं, हम कंपनी बना के बैंक के पास जाएं, बैंक से कहें यार हमें लोन चाहिए, ऊपर में शक्ल लगेगा, ऊपर से लेके नीचे तक, फिर पूछेगा प्रॉपर्टी लेके आए जी, प्लेज करवाएं जी, ये कराएं जी, वो कराएं, ठीक है, समझ गए। अच्छा, यही एक निशात मिल्स या इंटरलूप लिमिटेड की सब्सिडरी जाए बैंक में कि जी हमें लोन चाहिए, बैंक में नहीं पता लगेगा कि सर आप क्यों आए, हमें बताते। इसका मतलब सब्सिडरी वो इंजॉय कर रही है रिलेशनशिप, ऑल दो होल्डिंग और सब्सिडरी का आपस में कोई रिलेशनशिप, कोई ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें इंजॉय जो हम नहीं कर सके। तो अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है तो आप रिलेशनशिप बताएं इर्रिस्पेक्टिव के कोई ट्रांजैक्शन है या नहीं है। ये 4 चीज़ें याद रहेंगी, पक्की बात है। टाइम ख़त्म हो रहा है, अभी तक से IAS 24 की मैंने ये चीज़ बताई है आपको कि रिलेटेड पार्टी, IAS 24 की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहता है 4 चीज़ें अलग से आपने बतानी है, कोई अलग से मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। अब अगला IAS 24 में हमने ये पढ़ना है कि रिलेटेड पार्टी होती क्या है, हम रिलेटेड पार्टी कहते किसको हैं, तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन निकाल पड़ेंगे और फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। जी 160 ये अलीजा ले लीजिएगा, अलीजा